हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, कुछ इस तरह के जंतुओं के संघों के बारे में पढ़ा था। और इन संघों के अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि जीवों का विकास एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव, फिर ऐसे जीव जिनका शरीर संगठन ऊतक स्तर का होता है, यानी जिनमें ऊतक पाए जाते हैं, फिर ऐसे जीव जिनके अंदर अंग पाए जाते हैं, फिर ऐसे जीव जिनके अंदर अंग तंत्र पाए जाते हैं, और धीरे धीरे हायर क्लासेज या उच्च स्तर के जीवों का विकास हुआ। तो ये जो क्लासेस हैं, ये अपृष्ठवंशी या अकशेरुकी, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे जंतु हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जीवों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो है कॉर्डेटा, प्रीवियस क्लास से लिंक करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, और एक है नॉन कॉर्डेटा। ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कॉर्डेटा कहते हैं। मैं कह सकता हूँ मनुष्य कॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। और ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें हम नॉन कॉर्डेटा या अकशेरुकी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो अकशेरुकी जंतु होते हैं इन्हें 11 संघों में बांटा गया है, जिसमें से पॉरीफेरा, नाम से पता लग रहा है कि उनका जो शरीर है वो छिद्र युक्त होता है। पोर का मतलब होता है छिद्र, तो इसलिए उनको पॉरीफेरा कहते हैं, जिसके अंदर आपने साइकन, स्पॉन्जिला का डायग्राम बनाया होगा। और उसके बाद आपने सिलेंट्रेटा, जिसके अंदर आपने हाइड्रा का डायग्राम बनाया होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, यकृत कृमि का आपने डायग्राम बनाया होगा। फिर एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केरिस का हमने डायग्राम बनाया था। और आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स ऑर्थोपोडा की। ऑर्थोपोडा नॉन कॉर्डेटा का, यानी ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नॉन कॉर्डेटा का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा कैसा संघ है? जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो कीड़े मकोड़ों की है। तो सभी जो कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब किस में आते हैं? इंसेक्ट सभी किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर। तो जंतु जगत में या पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो संघ है वो है ऑर्थोपोडा। अगर इस संघ की मैं कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूं तो ऑर्थो का मतलब ही होता है संधि युक्त उपांग। संधि युक्त उपांग, यानी इन कीटों के अंदर जो इनकी टांगें होती हैं वो जोड़े में होती हैं। जैसे हम मक्खी देखें, बिच्छू देखें, मच्छर देखें, तो एक टांग इधर होती है, एक इधर। तो इनकी जो टांगें हैं वो जिस तरह से ऐसे कीट बनाया मैंने, एक्सवाइजेड कोई भी कीट है ये, तो एक टांग इसकी इधर है और एक इधर है, एक इधर है, एक टिड्डा देखते हैं हम, एक इधर है, एक। तो जो टांगें हैं वो संधि युक्त होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इन जंतुओं को हम ऑर्थोपोडा के अंदर रखते हैं। इन कीटों को हम ऑर्थोपोडा के अंदर रखते हैं। सबसे बड़ा संघ है। इनका जो शरीर होता है वो खंडीय होता है, खंडों से मिलकर के बना होता है। जैसे सभी के अंदर अलग अलग खंड पाए जाते हैं। बिच्छू के अंदर उदर में, वक्ष में और पूंछ में अलग अलग खंडों की संख्या होती है। तो इनका शरीर खंडीय होता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है कि किसी भी जंतु को बीच में से अगर काटें, एक ही अक्ष से काटा जाए और वो दो बराबर भागों में, वो रेखा है जो केंद्र से गुजरे और वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए। जैसे मनुष्य को हम बीच में से खड़ा काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ऐसे जंतुओं में पाई जाने वाली सममिति को द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो जो ऑर्थोपोडा के जंतु हैं उनमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। अगर मैं बिच्छू को बीच में से ऐसे काटेंगे तो ये दो बराबर, मक्खी को ऐसे काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, इसीलिए इनको द्विपार्श्व सममित वर्ग के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करें, इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अगर हमारा जो रुधिर है वो धमनी और स्राव अर्थात रक्त वाहिकाओं के अंदर बह रहा है तो उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर जो रक्त है वो धमनी और स्राव में बहता है। लेकिन अगर जो रक्त है वो शरीर में खुला बहे और जो अंग हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, डायरेक्ट संपर्क में हो रक्त के, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो कीटों के अंदर या ऑर्थोपोडा संघ के सभी जंतुओं के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका शरीर एक कवच के द्वारा ढका रहता है, जिसे हम काइटिन कहते हैं, या कठोर कवच का बना होता है जिसे हम काइटिन कहते हैं।
अगर मैं इनके अंदर देह गुहा की बात करूं तो इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है और इनका जो शरीर है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। इट मीन्स इनके शरीर के अंदर अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, तो ये तंत्र पाए जाते हैं। तो इनका जो शरीर है वो अंग तंत्र स्तर का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो मेलपीजियन नलिकाओं के द्वारा होता है, मेलपीजियन नलिकाओं के द्वारा होता है। जैसे अगर हम मनुष्य के अंदर बात करें तो उत्सर्जन की क्रिया नेफ्रॉन के द्वारा होती है। वृक्क पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर और वृक्क की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यानी जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, वो वृक्क होते हैं और वृक्क की एक छोटी इकाई होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ऐसे ही इन जंतुओं के अंदर मेलपीजियन नलिकाएं पाई जाती हैं। मेलपीजी साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने उत्सर्जन नलिकाओं की खोज की थी, तो इसलिए इनको हम मेलपीजियन नलिकाएं कहते हैं और मेलपीजियन नलिका के द्वारा ही इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर मैं इनकी देह गुहा की बात करूं तो इनमें पूर्ण पाचन होता है, देह गुहा पाई जाती है। नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं, निषेचन करते हैं, ये अंडा या जरायु हो सकते हैं, अंडे देते हैं विशेषतः। और इनके अगर एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो जैसे बिच्छू ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, और केंकड़ा ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, मक्खी ऑर्थोपोडा के अंदर आती है, टिड्डा ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। ये सारे के सारे जंतु जो कीट हैं वो सभी ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। विश्व का या जीव जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो ऑर्थोपोडा है। लगभग 80% जो जीव हैं, प्रजाति हैं जीवों की, वो ऑर्थोपोडा में आती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट संघ की हम बात करेंगे वो है मोलस्का। मोलस्का जंतु जगत का या अकशेरुकी जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। 11 संघ पाए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो संघ है वो तो ऑर्थोपोडा में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, और दूसरा सबसे बड़ा संघ है वो है मोलस्का। मोलस्का के अंदर ऐसे जंतु होते हैं जिनका जो शरीर है वो कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है, और ये शरीर इनका एक कठोर आवरण जो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है, उस कठोर आवरण के अंदर होता है। जैसे आपने सीप, शंख, घोंगा, इस तरह से जो है जंतु हैं, समुद्री जंतु हैं, अलवणीय जंतु हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, तो वहाँ इस तरह के सीप, शंख, घोंगा जैसे जंतु हैं जिनका जो ऊपर शरीर होता है, शंख आपने देखा होगा सभी स्टूडेंट्स ने, तो वो कठोर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसके अंदर जंतु होता है और वो बहुत ही कोमल होता है। ऐसे जंतुओं को हम मोलस्का कहते हैं और ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगर मैं इसमें उत्सर्जन की बात करूँ तो इनके अंदर उत्सर्जन के कई सारे अंग होते हैं। जैसे इनमें उत्सर्जन की जो क्रिया है वो बोजेनस के अंगों द्वारा होती है। बोजेनस वैज्ञानिक का नाम है। बोजेनस के अंगों के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। और भी अगर इसके अंदर उत्सर्जन की हम बात करें तो इनमें उत्सर्जन की क्रिया नेफ्रिडिया द्वारा होती है। जैसे नेफ्रॉन होता है वैसे ही होता है नेफ्रिडिया, तो उत्सर्जन की क्रिया नेफ्रिडिया के द्वारा होती है। इनमें भी खुला रक्त संचरण, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इनके अंदर कई सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर रेतांग अंग पाए जाते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और इनका जो देह गुहा है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि जंतु छोटा होता है, कोमल होता है, देह गुहा बहुत छोटी होती है। और मोलस्का, सीप, शंख, घोंगे, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो आपका वर्क है वो है ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के जंतुओं के लक्षण और उनके एग्जाम्पल्स और उनके डायग्राम आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर बनाने। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे वाले 2 संघों के बारे में चर्चा करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।